A very warm welcome to this new edition of Akash Healthcare Super Speciality Hospitals Facebook live chat session. We have with us today Dr. Neeraj Godara, attending consultant. He is a well-known hand, wrist and reconstructive microsurgeon. He is actively involved in various teaching programs for prospective surgeons in various hospitals and medical colleges. He is an expert in managing surgeries of hand, wrist and reconstructive microsurgeries, brachial plexus surgery, cerebral palsy treatment, rheumatoid hand, congenital hand anomalies, and reimplantation. And today he is with us to discuss about carpal tunnel syndrome, causes, symptoms, and treatment. Thank you so much, sir, for joining with us today. Hi, thank you. So before we move on to some other questions, let us understand what is carpal tunnel syndrome. Yeah. So, carpal tunnel syndrome is basically, if we say carpal tunnel syndrome, so it means that we are talking about the disease. So to understand carpal tunnel syndrome, उसको समझने के लिए पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कार्पल टनल क्या होता है जी, कि कार्पल टनल होता क्या है। तो कार्पल टनल बेसिकली एक टनल की तरह होती है जो आप लोग अक्सर हम लोग गाड़ी से ट्रैवल करते हैं, किसी भी टनल के थ्रू जाते हैं, तो एक वो कॉम्पैक्ट स्पेस होती है बहुत ही कम। तो उसी तरीके से हमारे रिस्ट में, कलाई में, यहाँ पर ये टनल होती है जिसमें से काफ़ी सारे टेंडेंस, अगर हम नंबर्स की बात करें तो लगभग 9 टेंडेंस जिनका काम उंगलियां चलाना और अंगूठा चलाना होता है, और उनके साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट नर्व जाती है, उसको हम मीडियन नर्व बोलते हैं। तो एक ही हमारे पास डेमो है, आप इसमें देख सकते हैं कि ये हमारी रिस्ट जॉइंट है। अगर हम कार्पल टनल की बात करें तो जो ये ब्लू मार्क से मेंशन्ड है, तो ये कार्पल टनल है। तो ये बेसिकली जो कार्पल टनल की, जैसे टनल में ऊपर कवरिंग होती है, तो दिस इज नोन एज ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट या कार्पल लिगामेंट बोल सकते हैं अगर हम इसको सिंपली। तो ये उस टनल की ऊपर वाली लेयर है। तो जो नीचे वाला जो फ्लोर होता है वो बेसिकली काफ़ी जो बोन्स होती हैं रिस्ट में उससे बनता है, और इसके थ्रू काफ़ी हमारे टेंडेंस जो कि फिंगर्स को और थंब को सप्लाई करते हैं, और इम्पोर्टेंट नर्व जो हमने इसमें मार्क भी कर रखी है, मीडियन नर्व बोलते हैं, वो जाती है और वो हमारे अंगूठे और पहली 2 उंगलियों को सप्लाई करती है। जिसमें इस नर्व का जो मेन काम होता है वो ये होता है कि हमें एक तो हमारे अंगूठे को चलाने की ताकत, उंगलियों को मोड़ने की ताकत, और इससे ज़रूरी हमें किसी भी चीज़ को छूने का एहसास या सेंसेशन या टच फील की, वेदर द थिंग इज़ गर्म है, हॉट है, ठंडी है, कोल्ड है, या उसका मेक कैसा है, ये हमें पता लगता है जब कभी इस नर्व पे, इसी जगह पे रिस्ट में प्रेशर बन जाता है या उसके ऊपर कोई दबाव बन जाता है, तो उस सिचुएशन को या उस कंडीशन को हम कार्पल टनल सिंड्रोम बोलते हैं। उस कंडीशन को हम कार्पल टनल सिंड्रोम बोलते हैं। तो अगर इसको हम एक सिंपल लाइन में समझे तो प्रेशर ऑन मीडियन नर्व एट रिस्ट लेवल इज नोन एज कार्पल टनल सिंड्रोम। थैंक यू सो मच सर। दूसरा क्वेश्चन है कि हु इज मोस्ट लाइकली टू गेट कार्पल टनल सिंड्रोम? सो आज के टाइम पे हम ऑलमोस्ट एवरीबडी इज डिपेंडेंट ऑन कंप्यूटर्स और टेबल टॉप एक्टिविटीज। सो जितने भी लोग, जो भी आईटी प्रोफेशनल्स हैं, या जो लोग कंप्यूटर का बहुत इस्तेमाल करते हैं, या स्पेसिफिकली वो लोग जिनके डेली यूज़ में रिस्ट का और फिंगर्स का रिपीटेटिव यूज़, मतलब बार बार इस्तेमाल करना, या जिनका बहुत हार्ड वर्किंग, हैमरिंग या हार्ड वाली सारी चीज़ें होती हैं, तो वो लोग नॉर्मल आम जनता से या आम पब्लिक से वो ज़्यादा प्रोन होते हैं ये कार्पल टनल डेवलप होने में। तो लेकिन खाली ये नहीं, ये इसके अलावा इसके और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ये तो जनरल फैक्टर्स हैं। बाकी सारे फैक्टर्स में, जैसे जो हमारी फीमेल्स होती हैं जितनी भी, उनमें जो ये कार्पल टनल का हमारा जो साइज होता है वो नेचुरली बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू मेल पॉपुलेशन। तो इसीलिए जो कार्पल टनल होता है वो फीमेल पॉपुलेशन में ज़्यादा देखा जाता है। दूसरा, कुछ डायबिटीज़ हो गया, प्रेगनेंसी हो गई, या फिर थायराइड हो गया, या कोई रिस्ट का ट्रॉमा, किसी को पहले चोट लगी है, कोई डिफॉर्मिटी है, तो उन सब, अगर ये सारी चीज़ें किसी को हैं तो उन लोगों में भी कार्पल टनल सिंड्रोम के होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड ये है कि अगर आप टाइपिंग करते हैं ज़्यादा तो कार्पल टनल होने के कितने चांसेस है, या ज़्यादा चांसेस है? सो अगर हम टाइपिंग करते हैं तो
typing doesn't usually causes carpal tunnel syndrome, but अगर आप ये माने कि अगर हम रॉन्ग पोजीशन में या डिफरेंट पोजीशन में बैठ के टाइपिंग करते हैं तो इट कॉजेस कार्पल टनल सिंड्रोम, इट माइट कॉज कार्पल टनल सिंड्रोम। तो ये होता है, अगर खाली टाइपिंग करने से कार्पल टनल सिंड्रोम नहीं होता है। ओके ओके। और सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द वार्निंग साइंस ऑफ कार्पल टनल सिंड्रोम? So, warning signs में basically there are many things which are there in carpal tunnel syndrome, and the most important thing is thumb. So, जो हमारी जो ये मीडियन नर्व होती है, इसका सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है हमारे अंगूठे को हाथ के पोजीशन से बाहर लेके आना, इस तरीके से। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट काम मीडियन नर्व का ही होता है, जो अंगूठा ऊपर उठाती है। तो अगर इस पे कंप्रेशन इतना हो जाए कि ये अंगूठा उठ नहीं पाए, तो वो सबसे ज़्यादा लॉस होता है, क्योंकि हमारा जो भी हम काम करते हैं तो 40% से ज़्यादा काम रिक्वायर्स हमारे थंब को पाम से बाहर आना। तो आप सोच के देखिए, अगर ये आपको दिक्कत हो गई कि आपका अंगूठा बाहर नहीं आ पा रहा है, तो आप जो भी आप रेगुलरली डेली काम कर रहे हो तो मोर देन 40% काम आप इजीली कर नहीं पाएंगे, तो उसमें बहुत आपको परेशानी होगी। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब आपको, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमें वार्निंग साइन की तरह हम ले सकते हैं, दैट इज़ लॉस ऑफ सेंसेशन। या कुछ भी आप टच कर रहे हैं और उसका आपको महसूस ना होना, एक वो भी, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप किसी गर्म चीज़ को छू रहे हैं, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या है, तो उससे आपकी जो उंगलियों की टिप है तो वो जल भी सकती हैं, ना आपको कोई नुकीली चीज़ पता लगेगी अगर आपको चुप भी गई तो ये सारे कुछ चीज़ें हैं, अगर आपको ये सब होती हैं तो ये हम कार्पल टनल सिंड्रोम में एक वार्निंग, एज वी टेक देम एज ए वार्निंग साइन। ऑलराइट सर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनके कॉम्प्लिकेशंस क्या है सर, अगर हम जानना चाहें तो? अगर हम कार्पल टनल सिंड्रोम को टाइमली ट्रीट नहीं करते हैं तो उसका जो सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन, जैसे मैंने आपको वार्निंग साइन में अभी बताया कि एक तो वी कैन लूज द फंक्शन ऑफ थंब, जो थंब का हमारा काम है वो हम कंप्लीटली लॉस्ट कर सकते हैं। दूसरा सेम थिंग इट हैपेंस दैट सेंसेशन, जो हमें उंगलियों में टच का महसूस होना होता है, वो भी हमारा कंप्लीटली जा सकता है। तो उससे फिर सारी वही परेशानियाँ होती हैं कि हमें छूने का नहीं, गर्म ठंडे का डिफरेंस नहीं पता लगेगा, हाथ जलने की संभावना ज़्यादा रहती है, कुछ नुकीली चीज़ का पता नहीं चलेगा, कुछ अगर चुभ भी गया उंगली में तो भी पता नहीं चलेगा। और दूसरी चीज़, जो हम चाबी घुमाने वाला काम होता है, अगर हम फाइन कम काम बोले, जैसे बटन, जैसे शर्ट का बटन बंद करना हो गया, सुई में धागा पिरोने वाला काम हो गया, जो घरों में अक्सर करने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो ये सारे फंक्शंस में हमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो सकती है। ऑलराइट सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ इज कार्पल टनल सिंड्रोम डायग्नोस्ड? सो अगर हम डायग्नोसिस की बात करें कार्पल टनल सिंड्रोम की, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि जो पेशेंट हमें सिम्टम्स बताता है जी, तो उनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि पेशेंट को एक स्पेसिफिक कंसर्न होता है कि उनको झंझनाहट होती है और दर्द होता है, और वो खासकर जो झंझनाहट और दर्द होता है वो ज़्यादा रात में होता है, और रात में होने के अलावा जो झंझनाहट और दर्द भी होता है वो अंगूठे और पहली इन दो उंगलियों में होता है। इसके अलावा वीकनेस, तो ये सारी जो पेशेंट अपने आप बताता है तो इन्हें हम बोलते हैं सिम्टम्स। सो कार्पल टनल सिंड्रोम का डायग्नोसिस ऑल्सो रिलाइज ऑन सिम्टम्स। तो जब भी हमारे पास पेशेंट आता है तो इन सिम्टम्स को सुनने के बाद हम कुछ टेस्ट कराते हैं पेशेंट्स के, तो उनमें हम कुछ टेस्ट करते हैं खुद भी, तो उनको हम बोलते हैं साइंस, जो हम पेशेंट से खुद करा के देखते हैं। तो उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट साइंस के मैं आपको नाम बता देता हूँ खाली। तो उनमें से एक होता है टिनल साइन, एक होता है फेलेंस टेस्ट और एक होता है रिवर्स फेलेंस टेस्ट। अगर ये सारी चीज़ें भी पॉजिटिव हैं तो हम उसके बाद कुछ मेडिकल या हमारे जो लैब में टेस्ट होते हैं वो करते हैं। तो उनमें से जो सबसे कॉमन टेस्ट जो हम करते हैं कार्पल टनल में, उसको नर्व कंडक्शन स्टडीज बोलते हैं, EMG एंड नर्व कंडक्शन स्टडीज। तो अगर इसमें हमारा वो ये बताते हैं कि जो भी हमारी नस है, जो मीडियन नर्व है, उस पर कोई दबाव है या नहीं है, अगर दबाव है तो कितना दबाव है, तो ये उस टेस्ट से हमें पता लगता है, और ये एक तरीके से हमें कार्पल टनल सिंड्रोम होने का संकेत भी देता है। बाकी टेस्ट अल्ट्रासाउंड भी कर सकते हैं, MRI भी कर सकते हैं, बट यूजुअली कार्पल टनल सिंड्रोम में अल्ट्रासाउंड और MRI हम लोग करते नहीं हैं। खाली ये सारी चीज़ें हम तभी करते हैं जब किसी को एक बार ऑपरेशन के बाद हमें दोबारा से उनको वो सारी दिक्कतें हो रही हैं, या कार्पल टनल सिंड्रोम
के साइन या सिम्टम उनको वापस आ रहे हैं, जी जी। तब हमें हो सकता है MRI और या अल्ट्रासाउंड की मदद लेनी पड़े। ऑलराइट सर, थैंक यू। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन जो जानना चाहते हैं व्यूअर्स, कि अगर एक बार कार्पल टनल सिंड्रोम हो जाए तो फिर क्या क्या एक्टिविटीज़ है जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं, क्या क्या अवॉइड करनी चाहिए in या fact? हाँ, तो कार्पल टनल सिंड्रोम होने से ऐसा नहीं है कि आपको कुछ एक्टिविटीज अवॉइड करनी चाहिए, जी। बट द मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर इज दैट यू नीड टू चेंज ओके। सर्टेन एक्टिविटीज, एंड आपको चेंज करना पड़ेगा आप उन एक्टिविटीज को कैसे परफॉर्म करते हैं। इसको हम बोलते हैं बेसिकली एनवायरमेंटल चेंजेस कार्पल टनल सिंड्रोम में रिलेटेड। तो कार्पल टनल जो एनवायरमेंटल चेंजेस होते हैं जी। वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल होते हैं। लाइक जो अगर हमारे कोई लोग हैं जो बार बार हाथ का या कलाई का बहुत ज़्यादा उनमें उठाने की ज़रूरत पड़ती है, तो वी शुड अवॉइड दैट, हमें वो नहीं करना चाहिए। ओके। सोते वक्त रात में हम एक स्प्लिंट पहन के सो सकते हैं, या रिस्ट का पट्टा बोलते हैं जिसको, जी। तो उससे हमारी जो कलाई है वो एक स्ट्रेट पोजीशन में रहती है रात को सोते वक्त भी, और वो नीचे दब या ऊपर दबने से कार्पल टनल सिंड्रोम के जो लक्षण होते हैं वो और ज़्यादा आते नहीं हैं। दूसरा, जो हमारे जो भी हम अगर कोई एक्सरसाइज नहीं करता है तो वी कैन स्टार्ट डूइंग फिजियोथेरेपी। तो उसमें हमें जो बेसिकली सिंपल चीज़ें होती हैं, जो हमारी कलाई है उसको हम स्ट्रेच कर सकते हैं, तो उससे जो भी लिगामेंट है या अब आसपास की मांसपेशियां हैं वो थोड़ी मजबूत हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। तो मेनली इसमें ऐसा नहीं है कि आपको कुछ अवॉइड करना चाहिए, स्पेसिफिकली जो भी आप काम कर रहे हो उसको थोड़ा सा बस आपको मॉडिफाई करने की ज़रूरत पड़ती है, तो उससे आप इसको थोड़ा सा डिले कर सकते हैं। ऑलराइट सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ कार्पल टनल सिंड्रोम इज नॉट ट्रीटेड? सो अगर हम कार्पल टनल सिंड्रोम को ट्रीट नहीं करते हैं जी। तो फिर से इसमें वही कि जो आपको छूने ना छूने की या आपको जो हाथ में झंझनाहट होती है इसकी वजह से, या जो कमजोरी है वो इस तरीके तक आगे बढ़ सकती है जी। कि आप जो डेली के काम करते हैं, जैसे कोई भी चीज़ चाबी पकड़ना हुआ, शर्ट के बटन बंद करने हैं, जी। या कोई भी छोटा भी काम करना है जिसमें हमारे हाथ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, तो हम वो लोग नहीं कर पाएंगे। और इसके अलावा ना तो अगर हम इसको ट्रीट नहीं करते हैं टाइमली, तो जो हमारे हाथों की छूने की सेंसेशन है तो वो भी हम एक टाइम के बाद उसको लॉस कर देते हैं। तो मतलब बेसिकली हम वो एबिलिटी ख़त्म हो जाती है कि जिससे हमें कुछ टच करने का या उस चीज़ के बारे में कुछ पता लगे। ऑलराइट सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ इज कार्पल टनल सिंड्रोम ट्रीटेड? तो बेसिकली इसके ट्रीटमेंट इधर इट कैन बी नॉन सर्जिकल और इट कैन बी सर्जिकल। सो जो कार्पल टनल सिंड्रोम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्लासीफाई करते हैं 1 2 3 4 ग्रेड में। तो यूजुअली जो फर्स्ट 2 ग्रेड्स होते हैं उनको वी कैन ट्रीट नॉन सर्जिकली, उसमें इतने ज़्यादा सिम्टम्स नहीं होते, खाली नाइट टाइम पे उनको सिम्टम्स होते हैं, और जो सिम्टम्स भी होते हैं जो रात में उनको झंझनाहटपन आना या हाथ का सुन हो जाना सोते सोते, और जब वो उसकी वजह से उनको उठना पड़ जाता है। तो अगर सिर्फ यही सिम्टम्स हैं तो वी कैन स्टार्ट डूइंग फिजियोथेरेपी, और या तो हम साथ में कुछ मेडिसिन देते हैं जिससे कि उनका पेन में रिलीफ होता है। जी जी। और ये तो नॉन सर्जिकल पार्ट है। जी। और नॉन सर्जिकल पार्ट में एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कि अगर तो पेशेंट को ज़्यादा सिम्टम्स नहीं है तो हम इंजेक्शन भी लगा सकते हैं। इंजेक्शन मेनली स्टीरॉयड होता है। तो स्टीरॉयड का बेसिकली काम ये होता है कि हम उसको सिर्फ इसी जगह पे देते हैं, हम खाने के लिए नहीं देते कभी भी, तो सिस्टमिक इफेक्ट भी उसका नहीं होता है। तो उससे जो इसके अंदर स्वेलिंग होती है वो कम हो जाती है, जो कार्पल टनल में बेसिकली जो दबाव बन रहा है नर्व पे या मीडियन नर्व पे, वो कम हो जाता है। अगर हम सर्जिकली बात करें, अगर हम सर्जरी ओपन भी हो सकती है और क्लोज भी हो, हम छोटी सी इंसिजन से, जैसे आजकल जो लेटेस्ट टेक्निक है उसमें वी यूज़ एंडोस्कोप, तो उससे भी हम कर सकते हैं। अगर हम सर्जरी भी करते हैं तो हम कलाई से नीचे नीचे रहते हैं। तो सर्जरी में बहुत ही सिंपल होता है कि जैसे कि ये रूफ है, इसको भी जस्ट कंप्लीट जस्ट कट इट ऑफ, इसको हम ओपन कर देते हैं, तो जो भी नर्व के ऊपर प्रेशर होता है या दबाव होता है वो रिलीज हो जाता है। तो उससे पेशेंट को और जो आप जो देखेंगे कि कितना टाइम बाद आराम मिलता है। तो इट बेसिकली 4 हफ्ते तक जी। हमारे जितने भी मरीज अब तक हमने जिनको इलाज किया है, तो 4 हफ्ते तक सारे सिम्टम्स ऑलमोस्ट सारे पेशेंट सिम्टम्स फ्री हो जाते हैं। ऑलराइट सर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर देयर एनी एक्सरसाइजेज व्हिच कैन बी डन फॉर दिस? Yes, so there are certain exercises
ऐसी काफ़ी एक्सरसाइजेज हैं जो आप कर सकते हैं. स्पेशली जो एक्सरसाइजेज होती हैं दे हेल्प इफ़ यू डू देम इन मॉर्निंग. सो एक्सरसाइजेज का जो मेन इंपॉर्टेंट काम होता है, अगर हम एक्सरसाइजेज नहीं करते हैं तो अगर आपने ये इसका एक इससे आप रिलेट कर सकते हैं कि जैसे रात में इसके सिम्टम्स ज़्यादा हो जाते हैं. तो उसका कारण क्या होता है कि जब हम एक्सरसाइज नहीं करते तो जो हमारी मसल्स के पंप होते हैं सो दे डोंट वर्क. तो उसकी वजह से जो भी हमारा फ्लूइड होता है तो वो स्पेस होती है, टनल इज जस्ट लाइक ए स्पेस, तो उसमें इकट्ठा हो जाता है. तो एक्सरसाइज से बेनिफिट क्या होता है, व्हेन यू डू एक्सरसाइज तो वो जो फ्लूइड है तो इट रीडिस्ट्रीब्यूट्स का मतलब है कि वो एक स्पेस से दूसरी स्पेस में चले जाता है. तो जो हमारी टनल है उससे फ्लूइड की अमाउंट कम हो जाती है, जिसकी वजह से नाव से प्रेशर हट जाता है. तो एक्सरसाइजेज में आप इसमें अपनी एल्बो से लेके घोनी से लेके फिंगर टिप्स तक किसी भी टाइप की अगर आप मूवमेंट करेंगे तो अल्टीमेटली वो इसकी एक्सरसाइज में हेल्प करेगी और इसकी एक्सरसाइज का पार्ट माना जाता है और अल्टीमेटली वो आपके सिम्टम्स को कम करने में हेल्प करती है. तो कोई भी मूवमेंट आपकी एल्बो से फिंगर टिप्स तक कैन एक्ट एज एक्सरसाइज फॉर कार्पल टनल सिंड्रोम. Alright, so we are left with two questions. दो questions रह गए हैं. Second last, how long does it take to recover from carpal tunnel syndrome? कितना टाइम लगता है सर? सो ऑपरेशन के बाद यूजुअली हम जो टाके लगते हैं वो निकालते हैं 2 हफ्ते तक और उसके बाद हम स्कार मसाज और फिजियोथेरेपी स्टार्ट करते हैं. तो बाई 4 वीक्स आप एट 2 वीक्स यू कैन स्टार्ट डूइंग योर नॉर्मल एक्टिविटी एंड बाई 4 वीक्स जो कि 1 महीना होता है तब तक आप ऑलमोस्ट अपना सारा काम कर सकते हैं, भले ही वो कितना भी हैवी वर्क हो, किसी भी टाइप का काम हो. तो सर्जरी के इस टाइम के बाद आप सब कुछ कर सकते हैं. सो यूजुअली अगर देखा जाए अमाउंट ऑफ डेज में नंबर में तो 1 महीने तक का टाइम लगता है फ्रॉम द डे ऑफ ऑपरेशन टू completely recover from carpal tunnel syndrome surgery. Alright, sir. So last question. Any tips to prevent carpal tunnel syndrome? Yes. So to avoid having carpal tunnel syndrome, specifically for young generation and people who are into IT professional and who have to do lot of work on computer and all that. So try to use your wrist in correct position. The correct position for wrist is neutral. So neutral is that wrist is not too much bent downwards and not too much up towards the outside on the back side. So you can use support system or some silicone paddings just near the keyboard while you are working on the computers and doing that. And so this is work related issues, and for other people you should do regular exercises, especially morning, and so that you can avoid and delay any symptoms if you have. अगर आपको इसका कोई फिर सिम्टम आ जाता है तो it is always better to take specialized expert advice whenever you are in doubt. Alright, sir. Thank you so much, sir, for your time. We believe our viewers will benefit out of this wonderful session. Yeah, thank you.